मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, सत्ता के सेमीफाइनल में जबरदस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। छत्तीसगढ़ में विष्णुराज, मध्य प्रदेश में मोहन राज, तो राजस्थान में भदरलाल शर्मा की सरकार बन गई। तीनों ही राज्यों में सरकार बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण साधने में कामयाब रही। लेकिन अब बारी मुख्यमंत्री की है, जिसका लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव में होना है। तीनों ही मुख्यमंत्री को अपने अपने प्रदेश में विकास की नई परिभाषा गढ़नी है। साथ ही बीजेपी को 2019 चुनाव जैसी जीत 2024 में दिलाने की बड़ी चुनौती है। और तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने क्या क्या चुनौती हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी बेल्ट के राज्यों में राजनीतिक समीकरण उलझे हुए हैं, साथ ही वोटों का जातीय गणित भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों की सरकार में मुख्यमंत्री के जरिए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की है, वोटों का जातीय गणित साधने की कोशिश की है। और तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री नए चेहरे हैं, अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। वासुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं, मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी में है, जबकि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के जरिए एक ब्राह्मण को मौका दिया गया है। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने के साथ बीजेपी ने परिवारवादी पार्टियों को भी सीधा नसीहत दी है, संदेश दिया है। वो संदेश क्या है, आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मकसद होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में ऐसे फैसले किए जिससे हर कोई हैरान रह गया, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर तीनों राज्यों में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर देने का फैसला हो। भारतीय जनता पार्टी के हर रणनीति के पीछे अपना राजनीतिक बड़ा मकसद होता है। और बीजेपी के 1+2 फॉर्मूले के पीछे क्या राजनीति का मकसद है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीएम से लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री तक चुनाव में जाति समीकरण को साधा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सत्ता का सेमीफाइनल जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बना ली। और इन तीनों राज्यों की कमान नए चेहरों के हाथों में सौंपी है। तीनों राज्यों में सरकार बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण साधने में कामयाब रही। लेकिन अब बारी नए मुख्यमंत्रियों की है, जिनका लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव में होना है। और बीजेपी ने सत्ता की कमान जिन 3 नेताओं को सौंपी है, उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने, तो मोहन यादव तीसरी बार विधायक बने हैं। 2020 में पहली बार मंत्री बने विष्णुदेव साय के पास सियासी अनुभव जरूर है, लेकिन सत्ता पहली बार उनको मिली है। और तीनों ही राज्यों में कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके चलते बीजेपी जिन लोक लुभाने वादे करके सत्ता में आई है, उसे पूरा करना आसान काम नहीं है। लेकिन तीनों ही राज्यों में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मिली है, जिसके साथ ही तीनों ही
सीएम को मोदी की गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। यानी तीनों नए मुख्यमंत्रियों के सामने बड़ी चुनौतियों का पहाड़ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसे इन तीनों मुख्यमंत्रियों को अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने राज्यों में निपटना होगा। चुनौती नंबर 1 स्क्रीन पर लाइए। राज्य पर बढ़ता कर्ज। तीनों ही राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। कैसे इस कर्ज से उबर पाने में कामयाब होंगे, यह तीनों मुख्यमंत्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 2, राज्य के पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री से तालमेल, उनका संगठन सहयोग, यह बहुत जरूरी है। और चुनौती नंबर 3, मोदी की गारंटी को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसके जरिए चुनाव जीता गया, बीजेपी लगातार यही कहती रही है कि अब इसे पूरा करना बड़ी चुनौती है। और चुनौती नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा चुनाव से पहले जमीन पर काम दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। चुनौती नंबर 5, लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों में सीट बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चुनौती नंबर 6, आलाकमान ने जो भरोसा इन तीनों चेहरों पर किया है उसे कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगा। और चुनौती नंबर 7, तीनों ही राज्यों में गरीब 15% से ज्यादा है और उसे कैसे कम किया जाएगा। ये तमाम वो चुनौती हैं जो तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले मुख्यमंत्रियों के लिए सामने आएंगी। और कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लोकसभा चुनाव रह गया है। और इस तरीके से सत्ता की कमान संभालने के साथ ही तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने काम करके दिखाना ही नहीं है, उससे जमीन पर उतारकर वोटरों के, मतदाताओं के भरोसे को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। साथ ही राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से लेकर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ तालमेल बनाए रखने की चुनौती इन नेताओं के पास रहेगी अपने अपने राज्यों में, क्योंकि तीनों ही दिग्गज नेता हैं और उनको अपनी पकड़ और लोकप्रियता है। इसके अलावा बीजेपी छात्रों के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर मानी जा रही है, उससे विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर बीजेपी ने भुना लिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन नेताओं पर जमीन पर काम करके दिखाना होगा। साथ ही नेताओं पर तीनों राज्यों की अपनी खुद की पहचान बनानी होगी, जिसके सहारे बीजेपी के पक्ष में वोट हो सके, चूंकि मिशन 2024 का ये टारगेट भी है। विष्णुदेव साय हो, चाहे मोहन यादव हो या भजनलाल शर्मा, इनका मुख्यमंत्री बनना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नई पीढ़ी पर भरोसा किया है। ये तीनों आपकी स्क्रीन पर नए चेहरे हैं। ये तीनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी की सेकंड जनरेशन की लीडरशिप है। ये तीनों टीम मोदी के नए चेहरे हैं। इनके पास पॉलिटिकल का अनुभव तो है, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं। इन तीनों ने बीजेपी संगठित में अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया, जिसका फल पार्टी ने इनको दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पहले से वसुंधरा राजे थी, उन्हें सरकार और संगठन चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, जो करीब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें भी सरकार और संगठन का काम का पूरा अनुभव है। अगर बात छत्तीसगढ़ की मैं करूं तो छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह राज्य की कमान संभाल चुके थे। लेकिन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी के लिए स्थानीय चेहरे ताकत थे, तो दूसरी तरफ लंबे वक्त से सरकार चलाने की वजह से पार्टी के लिए नुकसान भी था। साल 2018 में तीनों चेहरों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा था। इसलिए 2024 के पहले
बीजेपी ने स्थानीय चेहरे पर चुनाव लड़ने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही पार्टी ने चुनाव लड़ा और मोदी की गारंटी पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन गई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का टेलर भी जारी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। सुनिए, बीजेपी की जीत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो तीनों राज्यों में जीत के साथ बीजेपी ने सबको चौंकाया, फिर तीनों ही राज्यों में 3 नए चेहरे को कमान देकर सबको सरप्राइज कर दिया। और अब सवाल है कि इस सरप्राइज के पीछे की असल वजह क्या है, आखिर बात क्या है। अगर आप तीनों चेहरों का बायोडाटा देखेंगे तो पता चलेगा कि नई टीम के साथ बीजेपी के कई निशाने साधे एक से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा को चुना गया। भजनलाल शर्मा को संघ और बीजेपी संगठन दोनों में काम करने का अच्छा अनुभव। पहली बार एमएलए बने, संगठन के अंदर भजनलाल की अच्छी पैठ रही है, यानी सबको साथ लेकर भजनलाल चल सकते हैं। अगर किसी दिग्गज नेता का चयन किया गया होता तो पार्टी के अंदर खेमेबाजी गुटबाजी से निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक नई चुनौती की दरवाजे खोल देता। भजनलाल शर्मा के नाम पर जातियों के मकड़जाल में उलझी सियासत में ब्राह्मणों के लिए संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्यों में बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोटर हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जातिगत समीकरण को समझाना चाहता हूं, जरा आप इसको समझिए। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के जरिए पार्टी ने प्रदेश में यानी राजस्थान में ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की है और आंकड़ों के मुताबिक लगभग राजस्थान में 90% हिंदू आबादी है। इसमें अनुसूचित जाति, उसकी जनसंख्या 18% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की तादाद 13% के आसपास है। ब्राह्मणों को जनसंख्या 7% के करीब है। ऐसे में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के जरिए ब्राह्मण वोटर को रिझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि पहले भी कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े जमीनी नेता मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव ने एबीपी में छात्र राजनीति से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। साल 2013 में पहली बार मोहन यादव विधायक बने, 2018 में दूसरी बार और 2023 में तीसरी बार वो विधायक बने। मोहन यादव को 4 दशकों का सियासी अनुभव है, पढ़े लिखे नेता हैं। पार्टी के भीतर मोहन यादव की अच्छी पैठ है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली ओबीसी यादव जाति से आते हैं और मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में
यादव समुदाय को पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी होगी। मैं आपको मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनने के पीछे की रणनीति राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। कांग्रेस लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाकर एक तरफ कांग्रेस को जवाब दिया है और दूसरी तरफ ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी वोट बैंक काफी ज्यादा अहम माना जाता है और ऐसे में मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान देकर बीजेपी ने हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले यह शानदार सियासी पिच तैयार की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आप समझिए इसको। कुनकुरी से आने वाले विधायक विष्णु देवसाय आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्र में मंत्री, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी साय के पास भी सियासत और संगठन का अच्छा खासा तजुर्बा है। साय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। विष्णुदेव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में आदिवासी समाज के वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में साय को मुख्यमंत्री बनने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाऊं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। छत्तीसगढ़ की करीब 1/3 आदिवासी आबादी है और 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा राज्य में 11 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं और इसके अलावा राजस्थान में आदिवासी समाज से सीएम बनाने का जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने चला है, उसका असर झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा, जहां बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन चेहरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों चेहरों पर जो दांव खेलकर न सिर्फ जातिगत समीकरण को साधा है, बीजेपी ने यह संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया है कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब बीजेपी ने इन चेहरों को चुनकर परिवारवाद वाली पार्टी पर निशाना भी साध दिया है और चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी भी पूछता भी है और पूछता भी है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो बहुत तेजी से पार्टी में, उनके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में वायरल हुआ था। जरा सुनिए आप। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला है। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्रियों के साथ 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए 2-2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया और बीजेपी का ये 1+2 का फॉर्मूला वोटों के गणित को साधने की रणनीति है और बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री
और उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसे लोगों को चुना है जिससे इन राज्यों की सभी जातियों को साथ सके और कोई खफा ना हो सके। मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी आबादी ज्यादा है, जिनकी चुनाव में काफी ज्यादा भूमिका अहम रहती है, और पार्टी ने सभी वोटर को खुश करने के लिए आदिवासी ओबीसी के साथ सामान्य वर्ग को भी काफी ज्यादा अहमियत दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में सीएम के लिए आदिवासी चेहरे मोहन यादव को चुना, इसके अलावा जाति के राजेंद्र शुक्ला और दलित समुदाय से आने वाले जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो विष्णु शर्मा साय के तौर पर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। साथ ही ओबीसी और सामान्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ब्राह्मण जाति के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। तो राजस्थान की राजनीति में रियासतों का अहम रोल रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और साथ ही डिप्टी सीएम दूसरे जो बने हैं वो अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम है प्रेमचंद वारवा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, इन सबको मैदान में उतारा, लेकिन चाल उन्होंने नहीं चली, जिसके चलते इसका असर आने वाले 2024 इलेक्शन पे पड़ेगा। और ये 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि अब अपने अपने राज्यों से ज्यादा काम करें, मेहनत करें, ताकि उसका फल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मिले। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।